guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So in today's video, we're going to talk about JBR last 1 month preparation strategy for the aptitude part, obviously for the first attempt examination, जो कि ऑलमोस्ट आ ही चुका है, जनवरी एंड में होने वाला है. तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इफ़ यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट टॉपर ऑफ द JBR एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्राइंग पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपको पता है तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं JBR एग्जामिनेशन में, एप्टीट्यूड, ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज पेपर 1 का मैथ्स और पेपर 2 का मैथ्स बिल्कुल सेम होता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल. तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया रहता है बच्चों को कि कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, उन पे फोकस करना है. कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिन पे फोकस करना है. टाइम बेस्ड कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपका कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं. तो ये सारी चीज़ें रहती है मैथ्स पार्ट के लिए, ऑल्दो वी विल ऑल्सो अपलोड डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट. पर वो एक ऐसी चीज़ है जिसका आइडिया होता है बिकॉज स्कूल में भी आप वो चीज़ें पढ़ते हो. ड्राइंग और एप्टीट्यूड हाउएवर इट इज़ समथिंग दैट यू हैव नेवर रेड इट इन योर स्कूल. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है इसकी प्रिपरेशन. और ड्राइंग पे इंटरनेट पे आपको कोई भी अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें किसी ने भी आज तक बताया है कि कैसे पढ़ना है ड्राइंग को, कैसे सीखना है, टेक्निकली कैसे समझना है और जल्दी से जल्दी किस तरीके से आप अपने ड्राइंग को 0 to 100 लेवल पे लेके जा सकते हो और ऑब्वियसली टॉपर बन सकते हो. तो अगर आपने ड्राइंग पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो. 6-7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ड्राइंग सिखाने का, ड्राइंग जैसे मैंने सीखा है, वो सब मैंने उस एक वीडियो में बताया है. तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो मतलब क्या ही कर रहे हो, पहले ड्राइंग पार्ट वाली वीडियो देखना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, Now, today we will talk in detail about the aptitude part. अगर हम aptitude part की बात करें तो again aptitude part के बारे में भी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है that कैसे प्रिपरेशन करनी है. उनको बस ये लगता है, काफ़ी बच्चों को ये लगता है यार कि बस एक बुक दे दो, एक अच्छी सी बुक बता दो कि हम लोग इसको बस पढ़ लें, चाट लें, रट लें और फिर वही सेम क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशन में एंड यू कैन बिकम द टॉपर. ऐसा नहीं होगा आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट देन योर स्कूल स्टडीज. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी ऐसे टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और टॉपर बनने के लिए. बट वाई वुड यू लिसन टू मी? मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आप कैसे टॉपर बन सकते हो या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो या फिर आप ये वीडियो देखोगे ही क्यों? इसका रीज़न ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ईयर्स. लास्ट 4 to 5 ईयर्स से हम स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर द आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द लास्ट ईयर रिजल्ट्स, तो 1/3 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से टॉपर बने थे. उनके 98 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आए थे. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम गॉट इनटू इंडियाज टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस. और 1/3 बच्चे, आपको समझ ही आ रहा होगा कि हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर बना था. तो अगर इतने सारे बच्चों को हम टॉपर्स बना सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, सो डेफिनेटली आई कैन लिटरली गाइड यू इन अ वेरी राइट मैनर कि आप कैसे अगले टॉपर बन सकते हो. इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर फिर भी आपको गारंटी करती हूँ कि आप 2-4 मिनट इस वीडियो को देख के छोड़ के चले जाओगे एंड आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले. आई कैन गारंटी यू दैट. अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ? बिकॉज अभी तक आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ही नहीं है प्रिपरेशन करने का. आपके पास एक गोल ही नहीं है प्रिपरेशन करने का. काफ़ी लोग को बस लगता है कि अरे हाँ, हमें आर्किटेक्चर करना है तो शायद हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, चलो देखते हैं कि कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में बुक्स पे रिसर्च कर लेते हैं, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं तो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, क्या ही जा रहा है. तो क्योंकि आपके पास एक गोल है ही नहीं प्रिपरेशन करने का, तो आप इस वीडियो को भी नहीं देखोगे, ना तो आप क्लास में आओगे, ना तो आप कुछ खास आपको फर्क पड़ेगा कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो इसको पहले आप समझो, तभी आप इस वीडियो को एंड तक मोटिवेटेड तरीके से देख पाओगे. फर्स्ट रीजन इज दैट यू आर गोइंग टू गेट हाई स्टार्टिंग सैलरी. देखो, आर्किटेक्चर में ना 3 टाइप की स्टेजेस आएंगी आपकी लाइफ में.
पैसे कमाने के अराउंड में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज जॉब, सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप अपना कुछ काम कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो या अपना फर्म खोल रहे हो जिसमें अभी आप एक सिंगल वर्क कर रहे हो, सारे प्रोजेक्ट्स आप अकेले ही संभाल रहे हो, एंड देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस। सो बिजनेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये 3 स्टेजेस आने वाले हैं आपके पैसे कमाने के लिए। और आप पढ़ ही क्यों रहे हो, आप स्कूल क्यों जाते हो, आप क्यों एजुकेशन लेते हो? ऑब्वियसली टू बिकम अ बेटर person, that's fine, but ultimately you have to earn money, you have to become financially stable in your life. I hope all of you have this target and you want to become financially stable and independent, right? तो आपको ये पैसे कमाने का जो तरीका है इसको समझना important है, और ये सक्सेस होने का जो रास्ता है ये अभी से ही शुरू हो रहा है आपका। ये नहीं है कि 5 years बाद शुरू होगा तब देखेंगे कि कैसे पैसे कमाने हैं। अभी से आपको ये रास्ता अपना इजी करना होगा ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप गाइडेंस अपने पेरेंट्स से लेते हो, इट्स वेरी गुड, बट इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट आर्किटेक्ट्स और नॉट इन दिस प्रोफेशन, तो आपको सही गाइडेंस कौन देगा? कोई नहीं दे सकता, आपके फ्रेंड्स भी नहीं दे सकते, आप खुद से नहीं ले सकते हो, कोरा से पता नहीं रिव्यूज़ पढ़ते रहते हो कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेट अवे जब आप जॉब की बात करते हो एटलीस्ट 2 to 3 years आपको जॉब करना पड़ता है इन आर्किटेक्चर, बिकॉज 5 years ऑफ स्टडीज इज नॉट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं है कि आपने बस 5 साल पढ़ाई करी और फिर सीधा के सीधे जाके आप अपने इंडिपेंडेंट तरीके से फर्म खोल लोगे, बिल्डिंग्स बना लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जॉब एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, आपको साइट एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे फर्म्स एस्टैब्लिश्ड हैं, काम कैसे लेना है, रियल में वर्क कैसे होता है। इसके लिए आपको 2-3 साल जॉब करनी पड़ेगी। इफ़ यू गो इन टू एन एवरेज कॉलेज आपको सिर्फ 10,000 से लेकर 15,000 रुपये की जॉब मिलती है। इससे ज़्यादा बहुत ही रेयर है किसी को मिलती है एवरेज कॉलेजेस में, क्योंकि यार देखो आर्किटेक्चर एक जॉब बेस्ड प्रोफेशन नहीं है। ज़्यादातर लोग इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ही करते हैं, बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा MNCs या ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं। बहुत ही छोटे या फिर थोड़े मीडियम लेवल के भी फर्म्स होते हैं, पर बहुत बड़ी लेवल की इंटरनेशनल MNC वगैरह आर्किटेक्चर में नहीं होती हैं। दिस इज़ वाई आपको बहुत ही ज़्यादा सैलरी पैकेज जॉब में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इवन फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। पर 10-15 हज़ार रुपये क्या होते हैं यार? 10-15 हज़ार रुपये तो आपकी पॉकेट में नहीं होने वाली है कॉलेज में जब पढ़ाई करोगे। तो अगर इतने ही पैसे कमाओगे तो 2-3 साल आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है इन आर्किटेक्चर। पीपल बिकम डिप्रेस्ड। 5 साल पढ़ने के बाद भी उनको इतनी कम सैलरी में नौकरी करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेज हो जाता है। आई डोंट नो इफ़ यू हैव to like if you can understand it right now or not, because आप अभी थोड़े छोटे हो, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 24 और 24-25, आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको बचाएगा इफ़ यू प्रिपेयर राइट नाउ फॉर एटलीस्ट 1 to 2 months। और अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके आपको एक हाई सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 80,000 से 90,000 तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ अ कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी, नॉट दैट दिस इज़ लाइक योर फाइनल टारगेट, राइट। अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर आपका हो जाता है कॉलेजेस में। अब अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो आर्किटेक्चर में ना, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में ही रहते हैं, बिकॉज आर्किटेक्चर इज एन एक्सपेंसिव प्रोफेशन। आपको लैपटॉप्स वगैरह लेने पड़ते हैं, प्रिंट्स डेली बेसिस पे निकालना पड़ता है, स्टेशनरी पे अलग खर्चा आता है। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोफेशन, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बोथ। तो इसीलिए चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं। पर मेन अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में लेने जाओगे, जैसे कि आपको टॉप कॉलेजेस में मिल रही है, तो इट विल बी सो एक्सपेंसिव। 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से अपनी डिग्री लेने में। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग ओवर देयर। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो तो येस, यू कैन लाइक एक्सपेक्ट अ कंसिडरेबल लेस अमाउंट ऑफ मनी, जिसको आप
दोगे और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है. इट इज़ रियली अबाउट 10 to 15 लाख स्टिल, इतना तो है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एनीवेज. तो आपका कॉलेज में भी पैसा बचने वाला है. एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं, ये आप गारंटी लिखवा लो. आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशन जिसमें आप एक्सेल कर ही नहीं सकते हो अगर आपके फैकल्टी मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं तो, क्योंकि आप आर्किटेक्चर तभी सीख सकते हो व्हेन यू आर लर्निंग इट फ्रॉम समबडी हु नोज आर्किटेक्चर. कोई फ्रेशर है, अभी अभी पास आउट हुआ है, वो आपको इन डेप्थ नॉलेज आर्किटेक्चर के बारे में नहीं दे सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोफेशन. कोई भी प्रैक्टिकल प्रोफेशन होता है ना, वो सिर्फ उसी से सीखा जा सकता है जिसको बहुत अच्छे से आता है. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन की भी बात करो, आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, है ना, कोई आपका ब्लड लेता है, तो अगर उसको प्रैक्टिकली ना समझाया गया हो कि ब्लड सैंपल कैसे लेना है, तो वो थोड़ी ना कर पाएगा. कभी भी बुक से पढ़ के थोड़ी ना ब्लड सैंपल लेने लग जाएगा. सो प्रैक्टिकल प्रोफेशंस ऐसे ही होते हैं. इसमें आपको प्रैक्टिकली लोगों से जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे सीखना पड़ता है. तो अच्छे फैकल्टी मेंबर एवरेज कॉलेजेस में कम ही मिलते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में जाते हो, आपका स्किल सेट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपकी नॉलेज ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के होने के. रेयर चांसेस ये भी है हाँ कि आपको बहुत अच्छा फैकल्टी मिल जाए, ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये तो फिर लक पे खेलने वाली बात हो जाती है. लेकिन अगर आपको सेफर साइड पे रहना है, एंड इफ यू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट रियली गुड फैकल्टी मेंबर्स जिनसे आपका स्किल सेट डेफिनेटली 100% पहुंचने ही वाला है. ठीक है, देन ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट अ गुड इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके उस कॉलेज में एंटर किए हो ना, तो डेफिनेटली आपके अराउंड जो लोग हैं सारे, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके उस कॉलेज में गए हुए हैं, 100%, राइट. सो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी डेडिकेटेड, एंड यू विल पुश योर सेल्फ कि अगर आप अभी इस लेवल पे, आप अपने आप को पुश करोगे कि आप यहाँ पे पहुँचो. लेकिन अगर आप एवरेज कॉलेज में हो किसी जिसमें सारे बच्चे आपसे कम ही टैलेंटेड हैं या आपसे कम ही डेडिकेटेड हैं, तो आप ऑलरेडी टॉप लेवल पे, आप अपने और पुश करोगे ही नहीं. अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्किल सेट ओवर हियर. ठीक है, गुड कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके अच्छे कॉलेजेस में, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं ना, तो आगे जाके आपका बिजनेस भी बढ़िया होता है. बिना कॉन्टैक्ट्स के, बिना कनेक्शन के अच्छा बिजनेस खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इट्स नॉट पॉसिबल. तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कैसे अच्छा अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे कैसे, बिकॉज सो मेनी पीपल विल बी देयर हु आर पास आउट्स फ्रॉम योर कॉलेज, एंड बिकॉज इट इज़ अ टॉप कॉलेज जिसमें टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिली हुई है, सब लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो वहाँ पे जो आपके सीनियर्स होंगे वो अभी उस पोजीशन पे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फर्म खोले होंगे, बहुत अच्छा वो होगा. उन सीनियर्स के कुछ दोस्त होंगे जो अभी फिलहाल 5th ईयर में होंगे आपके कॉलेज में, राइट, और आप होगे 1st ईयर में. तो एक चेन ऑफ नेटवर्क बन जाता है, एक चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जिसकी मदद से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है इन फ्यूचर. एंड डेफिनेटली ऑल दिस विल अलाउ यू टू इस्टैब्लिश अ गुड फर्म, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको फैकल्टी इतनी अच्छी मिली है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिला है, तो आप जो अपना फर्म खोलने वाले हो, आपका काम बहुत अच्छा होगा. सीधा सीधा आपको अच्छा काम मिलने लग जाएगा. अगर आप छोटे काम से भी शुरू करते हो, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको थोड़ा बड़ा काम मिलेगा, फिर और बड़ा काम मिलेगा, एंड धीरे धीरे करके आप अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर लोगे, जिसमें कि मनी वाइज अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा पैसा है जितना ना तो इंजीनियरिंग में है, ना तो किसी और फील्ड में है. करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, करोड़ों कमाते हैं आर्किटेक्ट्स, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है वंस यू इस्टेब्लिश योर ओन बिजनेस. बट ओन बिजनेस इस्टेब्लिश करना कोई हलवा नहीं होता है. इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, जो कि इंटीग्रली आप कॉलेज से सीखते हो. और अभी तो आप अपने कॉलेज को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो कहाँ से आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करोगे, कहाँ से एजुकेशन लोगे, ये बताओ. आप चले गए एवरेज कॉलेज में, आपको अच्छी फैकल्टी नहीं मिली, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो कहाँ से आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने वाले हो. कहीं ट्यूशन थोड़ी ना पढ़ने चले जाओगे आर्किटेक्चर की. कॉलेज ही ऐसा प्लेस है जो आपको आर्किटेक्चर सिखाने वाला है, और उसी को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. तो आप कैसे सोच सकते हो कि आगे जाके आप एक बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाओगे, वो पाथ कैसे आप डिसाइड करोगे.
So to be on the safer side, to ensure that you're going to become successful in future, your starting has to be राइट नाउ। अभी आपको एटलीस्ट ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहीं से क्लैरिटी मिलेगी कि प्रिपरेशन कैसे अच्छी तरीके से करनी है, और तभी आप टॉपर बन पाओगे, तभी आपका ये जो सक्सेसफुल होने का प्रोसेस है ये सही से कंप्लीट हो पाएगा। तो नाउ दैट यू नो एंड यू हैव अ गोल दैट येस, अगर मुझे आर्किटेक्चर करना है तो मुझे अच्छे कॉलेज से ही करना पड़ेगा, और ये आप अपने माइंड में छाप लो कि अगर आपको आर्किटेक्चर करना है आप अच्छे कॉलेज से ही करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। वरना बाकी जो लोग होते हैं वो इसीलिए रो रहे होते हैं कि भाई आर्किटेक्चर तो गंदा प्रोफेशन है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि भाई स्केल ही नहीं आती ना ज़्यादातर लोगों को, तो इसीलिए फिर वो रो रहे हैं। आपको भी उसी कैटेगरी में अगर जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ आई है वो बात जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक देखो, ठीक है। नाउ आई थिंक दैट स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर विल बी मोटिवेटेड इनफ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो थोड़ी लंबी है डेफिनेटली, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का ट्राई करूंगी। तो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो एप्टीट्यूड पार्ट है ना, उसकी प्रिपरेशन होती है स्टेजेस में। यू नो दीज स्टेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। पहला स्टेज होता है आपका लाइव क्लास। लाइव क्लास में आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब मैं कितना भी बोल दूँ ना कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लाइव क्लास में आओ, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। आप यही बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो बुक से पढ़ लेंगे, हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए पहली बार आज मैं आपको एक्चुअल एक लाइव क्लास SSAC की इस वीडियो में दिखाऊंगी। ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉन्ग सेशन, 1.5-2 घंटे का सेशन था, पूरा तो नहीं डाल सकती हूँ, बट एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा पार्ट उस लाइव सेशन का मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या होती है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने से ही आपको क्वेश्चंस समझ आएंगे जो एग्जामिनेशन में आए हैं, और आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए पहली बार मैं एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो दिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस भी बता देती हूँ। ऑलरेडी मैं सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस पे वीडियो डाल चुकी हूँ JBR की, और यही सब मैंने दिखाया था। तो अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ तो ये 10 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और जो कि इन्होंने रिलीज भी किया है। सो दिस इज रिलीज्ड बाय J पेपर पीपल एंड दिस इज बाय अस। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको टॉपिक्स लिख के दिए हैं, और ये उन्होंने रिलीज करे हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना लाइव सेशन में, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपको बड़ा सा टॉपिक दिख रहा है, इसका सब टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का भी सिर्फ एक ही टाइप समझेंगे जो कि है लोड बेयरिंग। तो काफ़ी छोटा सा एक पार्ट हम आज कवर करेंगे, ठीक है, पर समझ गए ना कि हम कैसे करने वाले हैं। और जैसे मैंने लिखा है कि आपको फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स आपको लास्ट वीक में करना है, क्योंकि लास्ट वीक में इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप फेमस बिल्डिंग्स एंड देयर आर्किटेक्ट्स अगर आप लास्ट वीक में पढ़ोगे ना, तो आपको एकदम फ्रेशली याद रहेगा, और एग्जामिनेशन में आपको करके आने में ईजी रहेगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करो, मॉक टेस्ट की बात करो, तो ये भी आपको लास्ट वीक में देना है। एक वीक में आपको कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल टर्म्स, आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को 1 वीक में कवर करना पड़ेगा। अब 1 मंथ के लिए अगर मैं 2D 3D विजुअलाइजेशन और रीजनिंग की बात करूं, तो ये आपको अनदर 1 वीक में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है ये दोनों टॉपिक्स, ठीक है। और फिर एक और वीक लगा के आपको HOA, कलर थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन और पर्सपेक्टिव के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करने पड़ेंगे। ये पर्सपेक्टिव स्केचिंग थ्योरेटिकली मैं बात कर रही हूँ, ड्रॉइंग पार्ट में तो अलग सीखना होता है, पर एप्टीट्यूड में भी आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। तो अगेन दिस इज 1 वीक। तो ये पूरा टॉपिक बेस्ड लाइक डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको वीक वाइज मैंने बताया कि कैसे कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोल भी दूंगी तुम्हें कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल करना है, तो कहाँ से करोगे भाई? तुम्हें पता है क्या कहाँ से करना है? तुम्हें नहीं पता ना कि करना कहाँ से। तुम्हारे पास कोई बुक है कि तुम पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा मटेरियल पढ़ लो? आर्किटेक्चर की बुक तो खरीद के पढ़ोगे नहीं, बिकॉज वो तो बहुत डिटेल्ड में होती है, नाटा में थोड़ी आने वाला है, जेई में थोड़ी आने वाला है इतना डिटेल में। तो फिर कैसे करना है, इसी के लिए इस लाइव सेशन को अब आप अच्छे से देखो। आपको एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर लाइक एक टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएगा। तो बिल्डिंग कैसे बनती है इसको जानना बहुत जरूरी है फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो, सब लोग एक बिल्डिंग में बैठे हैं, ठीक है, एक तरीके से तो बना ही होगा। अगर आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें
तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको देखने को मिलते थे बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर बात करो, तो प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या क्या तुम्हें देखने को मिलता था, बताओ क्या क्या टाइप की स्ट्रक्चर्स तुम्हें देखने को मिल सकते थे इन प्री हिस्टोरिक टाइम। मतलब लोग खुले में तो नहीं सोते होंगे ना, कहीं तो सोते होंगे शेल्टर लेके, तो कहा क्या बनाते थे वो उस टाइम में, एनी आइडिया? हाँ अजय बोलो। बोलो। हट्स, ओके। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? ठीक है, मैं तुम्हें ना साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे और थोड़ा उसको समझते जाते हैं। तो you know this is the study regarding history of architecture. So if you talk about prehistoric architecture ना, so there were specific types of buildings जिसपे पहले नाटा में भी और जे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो क्वेश्चन आया था इस पे, स्टोन हेंज पे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो कोई भी बिल्डिंग के ऊपर, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर या कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू दैट, सो यू हैव टू लर्न इट टाइमलाइन वाइज। जैसे अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात करो तो एक होता है इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और एक होता है आपका वेस्टर्न। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन, सो देयर इज अ पर्टिकुलर टाइमलाइन इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द ओल्डेस्ट। उसके बाद फिर आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आया, फिर आपका जैन आर्किटेक्चर आया, फिर आपका आया अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर, है ना। तो इस तरीके से आपके अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आते गए इंडिया में। अब अगर हम चाइना की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे भी यही सेम आए, वहां पे कुछ और आया होगा। भाई चाइना में लगाया होगा, इंडोनेशिया में लगाया होगा, यूएस में लगाया होगा, हर जगह अलग अलग आया होगा ना। डेफिनेटली एवरी कंट्री हैज इट्स ओन टाइमलाइन, जैसे इंडिया का है। तो हम हर कंट्री का तो पढ़ नहीं सकते टाइमलाइन। ठीक है, तो हम करते क्या है कि हम एक इंडियन का पढ़ लेंगे और फिर हम वेस्टर्न में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही कॉमन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग एक टाइम पे ऐसे ही रहते थे। ठीक है, अब जब पूरे वर्ल्ड में प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर चल रहा था ना, तब इंडिया में एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन था और इजिप्शियन आर्किटेक्चर भी था। तो ये ओल्डेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है। जैसे कि अगर आप इजिप्ट तो तुम्हें पता होगा, नाइल रिवर के अलोंग इजिप्शियन आर्किटेक्चर था जहाँ पे पिरामिड्स वगैरह थे, है ना। तो जब इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह थे तब पूरा जो धरती था, बाकी पार्ट्स जो थे वो केव्स, हट्स, प्री हिस्टोरिक टाइप में रहते थे। तो दीज आर द ओल्डेस्ट टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे आपके केव्स, हट्स, मोलोडोवा। तो मोलोडोवा में आपके जो मैमथ के बोन्स होते थे उसको यूज करके दे यूज टू मेक अ स्ट्रक्चर। इफ यू टॉक अबाउट मेजरिज, तो यहाँ पे भी आपके मैमथ के जॉज एंड अच्छा, मेजरिज में एक डिफरेंस था कि मेजरिज में आपका एनिमल स्किन यूज नहीं करते थे। इन मोलोडोवा दे आल्सो यूज्ड एनिमल स्किन टू मेक द स्ट्रक्चर, एनिमल स्किन एंड बोन्स। मेजरिज में आपका अगेन मैमथ के जॉज एंड लॉन्ग बोन्स को यूज करके पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, बट इसको ट्री ब्रांचेस के थ्रू कवर किया जाता था या फिर टस्क के थ्रू कवर किया जाता था मेजरिज को। ठीक है, एंड लास्टली पिट हाउसेस। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बिकॉज मैं इस टाइम में यूजुअली बोलती हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस डेमो क्लास में स्टार्टिंग में 19 बच्चे थे, अभी 17 है। ठीक है, 2 बच्चों ने लीव कर दिया, अब हो सकता है वो वापस भी आए, ऐसा होता रहता है, आते जाते रहते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यूजुअली क्या होता है ना कि अब तुम देख रहे हो कि 1/3 बच्चे टॉपर बने थे लास्ट ईयर जेईबीआर में। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि जितने बच्चे थे 100% सारी क्लास में आते होंगे? सारे बच्चे नहीं आते होंगे ना। कितने बच्चे आते होंगे तो सारी क्लास में आएंगे? सिर्फ 1/3 बच्चे तो सारी क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सच्ची में लीव करते हैं और नहीं अटेंड करते हैं। तो जेई का जो एग्जामिनेशन है ना वो ऐसा है कि तुम अगर क्लास में आ रहे हो, जैसे आज की क्लास है, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जैसे समझ में ना आए क्लास, हो ही नहीं सकता। ये मैथ्स की क्लास या तुम्हारे साइंस की, तुम्हारे स्कूल के क्लास नहीं है कि किसी को समझ आया किसी को नहीं आया, समझ आएगा ही आएगा, इतना टफ है ही नहीं ये। ठीक है, तो फिर मेन चीज आ जाती है एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन। अगर आप डेमो क्लास भी सुन नहीं सकते हो, क्योंकि देखो बच्चे लीव क्यों करते हैं कि अरे
नींद आ रही है, चल सो ही जाते हैं, क्या सुन के क्या करना है इसको, है ना, अपना मजे ही मार लेते हैं, थोड़ी देर सो ही लेंगे 1 घंटा एक्स्ट्रा, इसको सुन के क्या करना है हमें, मेजरिज मोलोडोबा ये तो होता था भाई कब पता नहीं। तो ये चीज हो जाती है कि जब आपका वो कंसिस्टेंसी एक क्लास को अटेंड करने की नहीं रहती है, तो ये ऑफलाइन में भी है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी, आप ऑफलाइन में भी नहीं जाओगे, चाहे आपने कर रहा हो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप वहां पे अलग दिक्कत होती है। यहाँ तो क्या है, लैपटॉप ऑन करना है, वहां पे अलग दिक्कत होती है, भाई चल के कौन जाएगा इतना दूर, है इतनी ठंड हो रही है, फालतू में रेडी होके टोपी पहन के, पागल थोड़ी ना इतना दूर जाएंगे, छोड़ो यार नहीं जाते हैं यार, कुछ मजे मार लेते हैं। तो ये सबके साथ होता है। और अगर इसमें एटलीस्ट एसएसएसी में, बाकी जगह क्योंकि फोन बहुत आते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि भाई हमने ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करा था, वहां कुछ हो नहीं रहा, वहां पे हमें कुछ पढ़ा नहीं रहे, वेस्ट ही है पैसे। तो होता है, ज्यादातर जगह वेस्ट होंगे तुम्हारे पैसे ऑफलाइन में, ऑफलाइन में ऐसा होता है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम चाहो तो अपने पैसे वेस्ट करके फिर आ जाना चाहो तो देख के, पर ऐसा होता है। तो एटलीस्ट अगर एसएससी की बात करो, तो अगर सारी क्लासेस अगर तुम अटेंड कर रहे हो, तुम पक्का टॉपर बन सकते हो 100%। तो इसमें क्लास अटेंड करने वाली बात होती है। और मैंने अटेंडेंस ट्रैकिंग भी ऑन कर रखी है, जितने भी लोग लीव करते हैं ना डेमो क्लास को, उनको हम दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर तुम डेमो क्लास ही नहीं सुन सकते ना, तो तुम टॉपर छोड़ो, तुम बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम नहीं सुन पाओगे पूरी क्लास, और अगर तुम पूरी क्लास सुन नहीं पाओगे, सारी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, तो तुम वैसे ही टॉपर नहीं बनोगे। ठीक है, अब 400 500 600 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 10-15 बच्चे कम हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो मेजर चीज होती है। 10-15-20 बच्चों से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लीव भी अगर कर दें। ठीक है, तो ये चीज है कि अपने अंदर, कहने का मतलब है कि अपने अंदर थोड़ी सी तो डिटर्मिनेशन लाओ कि तुम ये चीजों को सुन सको, बिकॉज ये नई चीज है, तुम्हें मजा आएगा, बट इतनी डिटर्मिनेशन तुम्हें लानी पड़ेगी कि तुम नई चीजों को सीखने के लिए क्लास सुन सको एंड तक। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो। और शायद तुम लीव इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई मेजर रीजन ही नहीं है एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, तो वो मेजर गोल भी होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी कि इसका क्या गोल है। जब तक तुम्हारे पास एक प्रॉपर गोल नहीं होगा, तुम ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाओगे। चलो, तो मोलोडोवा हो गया, मेजरिच हो गया, पिट हाउस हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग दैट वर मेड इन द पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब उस टाइम के अर्ली मैन टाइप के लोग होते थे। अब मैं अगर बोलूं, दिव्यांशी को बोलूं कि दिव्यांशी आप जाओ और आपको एनिमल बोन्स से और स्किन से एक घर बनाना है अपने लिए, तो बना लोगे? जंगल में सरवाइव कर लोगे? मैम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से, तो तुम कुछ भी नहीं बना पाओगे। एनिमल तुम्हें बोन दे दिया जाए, स्किन दे दिया जाए, तुम कुछ दे दिया जाए, तुम नहीं बना पाओगे, है ना। और ये बोला जाए कि भाई एनिमल को हंट करके उसका स्किन निकाल के फिर बना दो, तो तुम बिल्कुल ही नहीं बना पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर दे भी दिया एनिमल स्किन एंड बोन्स तुम्हें, तब भी तुम नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि इवन इफ यू हैव द मटीरियल्स, it is very important for everybody to know the techniques to make a structure। और ये अर्ली टाइम से ही है, कोई भी अर्ली टाइम की बिल्डिंग आप देख लो उठा के, मोलोडोबा देख लो, मेजरिच देख लो, स्टोन की बिल्डिंग देख लो, कुछ भी देख लो, एक टेक्निक तो होता है बनाने का, एक तरीका तो होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैदा होते हैं, सब में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता, सब में कम ही दिमाग होता है। कुछ होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग हो जाता है इवोल्यूशन की वजह से, तो फिर वो कुछ नई नई चीजों को इन्वेंट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे इन्वेंशन होते रहते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते हैं। और आर्किटेक्ट भी होते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में हो सकता है इन्वेंट करे, देखें। तो काफी बाद में जितने लोग होते हैं उसको फॉलो करते रहते हैं, दिस इज हाउ थिंग्स इवॉल्व एंड ग्रो। लेकिन एक टेक्निक का इन्वेंशन होना, पता होना या सीखना बहुत जरूरी होता है। तो इवन इन टुडेज टाइम, यू नो द मटेरियल्स, यू ऑल नो दैट कंक्रीट, आरसीसी, ब्रिक्स एंड ऑल द मटेरियल्स इफ आई टेल यू। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम जाओ और ब्रिक की वॉल बना दो, या जाओ एक पूरा घर कंस्ट्रक्शन करके बना दो, तो तुम शायद ना बना पाओ, अगर तुमने बिल्कुल इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा है ना। जिन्होंने ऑब्वियसली डिप्लोमा करा है, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हुआ, तो तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। बट जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, वो तो कुछ नहीं बना सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि कैसे बनाना है। तो वही टेक्निक्स को और वही तरीकों को आज हम सीखने वाले हैं, दैट हाउ बिल्डिंग्स आर मेड in today's time, what are the techniques through which they are made, not necessarily talking about the material as of now, materials के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, but techniques के बारे में बात करेंगे कि आजकल की जो बिल्डिंग्स है वो बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, तो आजकल की जो बिल्डिंग्स है वो दो तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, और इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल।
फर्स्ट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ओके, बहुत बार इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। एंड सेकंड इज फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा आप एक बात बताओ, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये पहले के टाइम में ज्यादा यूज होता था, अभी भी होता है, बट इन सम केसेस इट इज यूज। इन अर्लियर टाइम इट वाज यूज एक्सटेंसिवली, इट वाज द ओनली वे टू मेक द बिल्डिंग्स। ओके, लोड बेस्ड स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। चलो तुम खुद बताओ, अगर आपके पास एक प्लॉट है और आपको ब्रिक्स दिए जाएं एज अ मटेरियल, तो तुम सबसे पहले, अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाना हो, अभी आई नो कि तुम्हें कुछ नहीं पता स्ट्रक्चर के लिए, पर तुम क्या बनाओगे प्लॉट में? अगर तुम्हें अपना घर बनाना हो तो तुम इस प्लॉट में क्या बनाओगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता कि कैसे बनता है एक बिल्डिंग? lay the foundation. तुम्हें कैसे पता कि फाउंडेशन ले करना है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम 5th क्लास में हो अभी, क्या बनाओगे? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक शेल्टर को बनाने के लिए? बताओ। डेफिनेटली फाउंडेशन तो नहीं ले करने लग जाओगे, अगर कुछ नहीं पता, पता है तब करोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो व्हाट विल यू मेक, बताओ। सबसे पहले तो ड्राइंग इम्पोर्टेंट है। अरे भाई ड्राइंग वाइंग पे कहाँ चले गए? ऐसी बात बोले तो मैं ब्रिक्स दे दिया, बोले कि भाई अपना तुम घर बनाओ, क्या बनाओगे बताओ? सबसे पहले तुम्हारे पास खाली प्लॉट भी है, क्या बनाओगे यहाँ पे? Walls maybe. यस, यू विल मेक वॉल्स, राइट? वॉल्स ही तो बनाओगे, और क्या बनाओगे? वॉल्स ये है कि तुमने हाँ घर है तो दीवारें होंगी और एक छत होगी, मेनली तो ये होता है, दीवार होती छत होती है, ठीक है। नाउ इफ यू आर मेकिंग वॉल्स लाइक दिस, ठीक है, तो तुमने पूरा 4 दीवारी का स्ट्रक्चर बनाया, 4 तुमने दीवारें बनाई, और ऊपर यू विल ऑब्वियसली कीप अ स्लैब, मतलब तुम एक छत भी तो डालोगे ना, सीलिंग भी डालोगे, सो हियर यू आर कीपिंग अ सीलिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब जो ये सीलिंग है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, तो तुम्हें ये स्लैब दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो वेट है वो डेफिनेटली ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा, किस पार्ट पे ट्रांसफर होगा इसका वेट स्लैब का? On the walls. वेरी गुड, इट विल गेट ट्रांसफर्ड ऑन दी वॉल्स, राइट? तो इसका जो वेट है वो आपका ट्रांसफर होगा वॉल्स पे, और इसके नीचे डेफिनेटली फाउंडेशंस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन क्यों बनाया जाता है, दैट आई विल टेल यू लेटर इन दिस क्लास। After we will discuss the frame structure, then I will tell you that why foundations are also made. So as you know that slab का जो weight है वो जाएगा आपके walls पे, walls का जो weight है वो जाएगा आपके foundation पे, and then eventually to earth, right? तो ये आपका load transferring criteria हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब यूज नहीं होता एक्सटेंसिवली टू मेक, बिकॉज इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स, चलो इसको छोड़ो, पर ये अभी यूज नहीं होता। अब एक नया टाइप का टेक्निक आ चुका है, दैट इज द फ्रेम स्ट्रक्चर, दैट वी विल जस्ट टॉक अबाउट राइट नाउ। तो मुझे ये बताओ कि ये यूज नहीं होता, क्यों नहीं होता होगा? मतलब कुछ तो डिसएडवांटेज होगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर अब यूज नहीं होता। सो व्हाट माइट बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, बताओ, खुद सोचो। मैं तुम्हें बताया कि जितना भी वेट है वो सब वॉल्स पे आता है, तो वॉल्स बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन, है ना? क्योंकि भाई अगर वॉल्स ही नहीं रहेंगी तो फिर स्लैब का वेट कहाँ जाएगा? तो वॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पिलर्स पे रहेगा। क्या क्या? बताओ क्या डिसएडवांटेज होगा लोड बेयरिंग का? यस दिव्यांशी बताओ। मैम मतलब वॉल्स इतनी मतलब कैपेबल नहीं है ना कि वो पूरे स्लैब का लोड उठा लें, और फिर मैम मतलब उस ताजमहल, Maybe more time taking or something. हाँ नहीं बोलो। Like मैम हम आर्किटेक्चर पर्पस से कैंटिलीवर देते हैं, मतलब डिजाइन बनाते हैं, तो ये सब हम उसमें रोडवे में नहीं बना पाएंगे। उसमें मतलब एक ये होता है कि सब जगह वॉल कहाँ खड़ी कर सकते हैं।
चलो ठीक है. Ma'am, if you want to install something in the mirrors, walls, so it'll be difficult to, like balance the weight on the walls if you want to install windows or doors. ओके गुड. देखो दिव्यांश जी ने बोला कि भाई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो बनता है, स्ट्रक्चर तो है तुम्हारे अराउंड लोड बेयरिंग में, ठीक है. मैम बनता है जब उसमें इसमें ना आरसीसी डलती है ना, आरसीसी की फीलिंग होती है. और मैम जो मतलब और अगर हम इसमें बीम्स यूज करते हैं और मतलब कॉलम्स यूज करते हैं तो इजी हो जाता है लोड ट्रांसफर करना, जो कि ज्यादातर अपार्टमेंट्स में होता है ऐसी कंस्ट्रक्शन. देखो अपार्टमेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जितना सिंपली चीजों को समझोगे उतना मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, और जितना डिफिकल्ट बनाओगे उतना बोर हो जाओगे तुम पढ़ने में, ठीक है. आखिर तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गिवन दैट कि तुम इसको सिंपल तरीके से समझो. तो मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो क्यों आज की डेट में यूज नहीं होता, और लोड बेयरिंग पहले यूज होता था. इन ताजमहल यू सी, ताजमहल अभी भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, आज भी बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना जो कि लोड बेयरिंग में ही बने हुए हैं, उनमें कोई आरसीसी नहीं है, वो स्टोन से ही बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन से बना है नॉर्मल. तो वो भी आज भी है आज की डेट में भी, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर डिसएडवांटेज होगा ना कि अब हम बिल्कुल ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे अपने घर के लिए, अब हम अलग तरीका यूज कर रहे हैं, है ना. तो वही मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते थे पहले के टाइम के स्ट्रक्चर्स में जिसकी वजह से एक नया टेक्निक को अडॉप्ट किया गया, ठीक है. हाँ Ma'am, the walls might take up huge space because in order to balance the weight of the slab, it has to be big, right? yes, Big. very good. So all the points are mostly related in like because you have to make the walls strong. आपको ये पता है कि ये जो walls हैं ये काफी important है, इसको आपको strong बनाना ही बनाना है. If you talk about ताजमहल, any other monument you're talking about, आपको जो उस टाइम की walls दिखेंगी क्या वो आजकल की walls की जैसे पतली है? पतली तो नहीं काफी मोटी वॉल्स होती हैं, और वो भी बैटर वॉल्स होती हैं इस तरीके की, ठीक है. जरूरी नहीं कि सारे मॉन्यूमेंट्स में हो, बट बैटर वॉल्स प्रोवाइड अ मोर स्टेबल टाइप ऑफ वॉल स्ट्रक्चर, बिकॉज की जो आपके ऊपर के स्टोन्स आ रहे हैं ना उनका वेट कहाँ जाएगा, उनका वेट तो नीचे ही आ रहा है ना, तो नीचे का जो बेस है उसको थोड़ा सा थिक रखा जाता है ताकि वॉल अच्छे से बैलेंस हो. एंड इवन अगर तुम बैटर का शेप देखो, इट्स लाइक अ ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल इज द मोस्ट स्टेबल शेप इन ऑन अर्थ. बहुत स्टेबल शेप है, इसे कहीं गिर विर नहीं सकता है ना. तो जितना आप इस तरीके की इसको जाओगे, और इनफैक्ट ये आ भी सकता है एग्जामिनेशन में, इसका नाम होता है बैटर वॉल्स, ठीक है. तो सारी टर्म्स एग्जामिनेशन में आती हैं कि किस चीज को हम बैटर वॉल्स बोलते हैं. और इसी के लिए अगर आप फॉरेन में जाके देखो ना, चर्चेस वगैरह को देखो, तो वहां पे एक इस तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लगाया जाता था ऑन दी वॉल्स. क्या कभी तुमने देखा है इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर एक्सटर्नल वॉल्स पे? नहीं देखा? एक तुम्हें दिखाती है मैं, तो तुम्हें याद आएगा. तो यार बेबी की फोटो आ रही है, क्या बोल रही थी मैं? चलो, तो इस टाइप का जो हमारा ये तो देखा होगा तुमने, ऐसी बिल्डिंग्स कुछ बहुत फेमस बिल्डिंग है, देखा है. तो ये जो तुम्हें एक्सटर्नल ऐसे एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इट इज टू सपोर्ट दी वॉल्स, इट इज नोन एज बटरेस, है ना. ये होता ही इसीलिए है बिकॉज कि उस टाइम की जो वॉल्स थी, देखो ऐसे थी उस टाइम की जो वॉल्स थी, वो आपकी बनती थी लोड बेयरिंग टेक्निक के थ्रू, काफी थिक वॉल्स बनती थी. और जैसे जैसे आप वॉल्स की हाइट को बढ़ाते जाते हो, उस पे आता है आपका विंड लोड, ठीक है. तो अलग अलग टाइप के लोड्स होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो ये भी आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ टाइप्स के लोड हैं जो आपको पता होने चाहिए. वन इज डेड लोड, अनदर इज लाइव लोड, ठीक है. नेक्स्ट इट इज विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, मोस्टली यही है जो आपको भी पता होना चाहिए. इसके अलावा आई डोंट थिंक एग्जाम में कुछ और आने वाला है. सो डेड लोड इज बेसिकली द सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग. जैसे स्लैब हो गया, वॉल हो गया, फाउंडेशन हो गया, जितनी भी चीजें जो कि बिल्डिंग की ऐसी पार्ट है जो कि बिल्डिंग से रिमूव नहीं की जा सकती हैं, इट इज द सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग.
If you talk about live load, it is the weight of the things in the building that can be removed. For example, if you talk about furnitures, इंसानों की अगर बात करें, जो भी बिल्डिंग पे ऐसा वेट आ रहा है, कोई अगर इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसका जो लाइव लोड का कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे जो इक्विपमेंट्स आने वाली है या वहां पे जो भी चीजें आने वाली है, उसका एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस पे कितनी लाइव लोड आने वाली है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, राइट? तो लाइव लोड इज एक्चुअली द लोड व्हिच कैन बी रिमूव्ड. इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी any equipments that it's about to come at the building, or obviously the weight of the humans also. ठीक है, dead load self weight हो गया. चलो, अब अगर हम बात करें विंड लोड की, वो तो तुम समझ ही रही हो, 3 to 4 फ्लोर्स के ऊपर, जैसे ही हम 3 to 4 फ्लोर्स के ऊपर जाते हैं, सो देयर इज अ लोड व्हिच कम्स ऑन द बिल्डिंग व्हिच इज द विंड लोड. ठीक है, विंड लोड जो है वो अगर वॉल्स पे आएगा, तो क्योंकि ये एक टाइप का लोड है, इससे क्या होगा, वॉल्स में एक टेंडेंसी आती है टू लीन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, है ना, या फिर वो उसको मतलब तोड़ सकता है, इस तरीके से लीन कर सकता है, देन टूट भी सकता है. दैट इज व्हाई ये जो पार्ट है, जो मैंने आपको एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया ना, इसको बोलती है, लास्ट ईयर ये आया था एग्जामिनेशन में, इसको बोलते हैं बटरेस. ठीक है, बटरेस. बटरेस was used in earlier times to give an external support on the walls to make it more stronger. क्योंकि उस टाइम के walls बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना रहेगा, उसको थिक बनाना रहेगा. अगर आप walls को थिकर बनाओगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, विच इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि उस टाइम पे आप थिन वॉल्स बना नहीं सकते, वरना स्ट्रक्चर टूट जाएगा ना. तो आप जितने थिक वॉल्स बनाओगे, उतना ही आपका कारपेट एरिया कम होगा. ठीक है, कारपेट एरिया क्या होता है, अनिल बताओ, कारपेट एरिया क्या होता है? मैम वो एरिया जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मतलब रूम हो गया, ड्राइंग रूम और बेडरूम, ये सब. जैसे बाथरूम को नहीं कारपेट एरिया में नहीं कंसीडर किया जाता है, उसको मतलब जिसको हम रहने के लिए यूज कर सकें, बेसिकली वही होता है. देखो, मतलब कि ये होता है कि जो आपके पास यूजेबल है, जैसे कि अगर आप पूरा का पूरा अपने टोटल एरिया की बात करो, वो डिफरेंट होता है. आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर आपने कुछ बिल्डिंग बनाई हुई है, उसका भी पूरा प्रॉपर एक एरिया है, फिर उस प्रॉपर स्लैब जो भी जिस भी पार्ट में आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें भी आप वॉल्स बनाओगे, डेफिनेटली अंदर अपने घर में वॉल्स वगैरह सब कुछ बनाओगे. वो वॉल्स का भी एरिया जब आप हटा दोगे, वॉल का जो एरिया है, तो जो एरिया बचता है, विच इज द एक्चुअल यूजेबल एरिया वेयर यू कैन वॉक एंड डू स्टफ, दैट इज द कारपेट एरिया. तो जो आपका एक्चुअल एरिया बचता है, वो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा अगर वॉल्स थिक बना दी तो? अगर वॉल्स थिकर हैं, तो जो आपको एरिया मिलना चाहिए था पहले, वो बहुत रिड्यूस होगा. और ये कहने की बात है कि यार वॉल्स तो नीचे होते हैं, वॉल्स थोड़ा थिक बना भी दे तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता. अगर हर वॉल थिक 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 बनाया जाए ना, तो काफी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कारपेट एरिया आपका कम हो जाता है, एक्चुअल यूजेबल एरिया कम हो जाएगा. ठीक है, सो बिकॉज यू हैव लेस कारपेट एरिया, यू हैव थिकर वॉल्स, इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है लोड बेयरिंग का. अनदर डिसएडवांटेज कैन बी कि कोई भी वॉल है, बिकॉज इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर बिल्डिंग, तो उसका जो उसमें जो ओपनिंग्स है ना, जो ओपनिंग्स आप बना रहे हो, वो बहुत बड़े नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप कोई भी मॉन्यूमेंट देखो, तो उसमें आप बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज तो नहीं देखोगे, है ना. हाँ, नहीं बोलो. मैम क्या पैसेज और ओटीएस की एरिया को भी कारपेट एरिया में कंसीडर किया जाता है? लॉबी के पैसेजेस के, उसको हम कारपेट एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे, वो बिल्ट-अप एरिया में ही आएगा. ठीक है, जो आपका घर के अंदर का यूजेबल एरिया है, वो कारपेट एरिया में आएगा. ठीक है, चलो, अगर हम बात करें इसकी इन वॉल्स की, जिसमें बहुत बड़ी ओपनिंग्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी ओपनिंग्स बना दोगे, तो आपका वॉल थोड़ा सा खोखला हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, तो बिग ओपनिंग्स कैन नॉट आल्सो बी मेड. हाई राइज भी नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द विंड लोड. ज्यादा हाई राइज जाएंगे तो ज्यादा विंड लोड आएगा, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो ना तो हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कारपेट एरिया कम होगा,
वॉल्स पे बहुत ज्यादा बड़ी ओपनिंग्स नहीं दे सकते। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कोई एक वॉल डैमेज हो जाता है फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो सकता है, किसी इंटरनल रीजन की वजह से हो सकता है, कोई भी एक वॉल में अगर आपका डैमेज आता है तो इंटायर स्ट्रक्चर इज एट अ रिस्क टू कोलैप्स। ठीक है। अब अगर आप अपने घर की बात करो तो एक बहुत ही प्यारा सा घर है जिसमें एक कमरा है आपका, दिस इज योर रूम, एंड एक कमरा है आपके पेरेंट्स का। ठीक है। अब एक बहुत ही दुखद रीजन की वजह से आपको बीच की वॉल हटानी पड़ रही है और दोनों कमरे को आपको मिलाना है। ठीक है। तो आई नो इट्स अ सैड सिचुएशन, पर अगर हमें इस वॉल को हटाना है तो क्या हम ये हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं अपने घर में? नहीं हटा सकते मैम, लोड बेयरिंग होने की कंडीशन में। नहीं, ऐसे पूछ रही हो कि जिसमें तुम रहते हो तो हटा सकते हो? नहीं। नहीं हटा सकते? श्रव्या बताओ, हटा सकते नहीं हटा सकते? We can remove it, ma'am. It can be removed. दिव्यांशी, what about you? मैम लोड बेयरिंग में रिमूव तो हो जाएगा पर ना पूरा स्ट्रक्चर। तुम्हारे घर का पूछ रही हूँ, तुम्हारे सिचुएशन में कह रही हूँ तुम्हें हटाना है, तुम हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते, ये बताओ मुझे। मैम हटा दूंगी। हटा मुझे मम्मा के साथ सोना अच्छा लगता है। तो बेसिकली बात ये है कि हम हटा सकते हैं ना। अभी आजकल कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि हम कोई भी वॉल हटा देते हैं। जैसे हम कभी शिफ्ट होते हैं किसी फ्लैट में तो उसे सोचते हैं कि अरे अपने हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे, ये वॉल हटा के इधर कर देंगे, ये बड़ा कर देंगे, ये वाला रूम है ना। मतलब वॉल्स हम हटा सकते हैं, कोई भी वॉल आजकल के टाइम में हम तोड़ सकते हैं। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम वॉल नहीं हटा पाते ना, फिर तो हम वॉल तोड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। सो द मेजर थिंग इज कि अब ये यूज नहीं होता ड्यू टू दीज काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस, बिकॉज वॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ जगहों पे आज भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का यूज होता है और हो सकता है। तो वो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आप खुद सोचो। वो हाई राइज तो डेफिनेटली नहीं होगा, प्लस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो मतलब बहुत, मतलब तुम खुद बताओ कि आज के टाइम में बेसिकली हाई राइज वाला ही पॉइंट आएगा। तो तुम खुद बताओ कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लोड बेयरिंग में बन सकते हैं इन टुडेज टाइम। यस दिव्यांशी बोलो। मैम बैंक्स और जेल्स, क्योंकि ना लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मैम बैंक्स में इसीलिए क्योंकि बैंक्स में ना सेफ्टी चाहिए होती है। तो जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स की वॉल्स होती हैं वो काफी मजबूत होती है ना, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स की वॉल होती हैं उन्हें तोड़ के आसानी से थीफ घुस सकता है, इसीलिए वो यूज नहीं की जाती। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने बोला कि जो लोड बेयरिंग की वॉल्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसका टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि वो लोड बेयरिंग की तो स्ट्रांग ही बनेगी। अरे ब्रिक वॉल की भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। तो अब पहले के जमाने में उनको अपना स्ट्रक्चर लंबा चलाना था, बड़ा बनाना था, ऊंचा बनाना था, तो इसीलिए वो स्टोन्स, और उनके पास ब्रिक था भी नहीं, वो स्टोन्स ही यूज कर सकते थे। आजकल के टाइम पे तुम व्हाइट मार्बल यूज करो अपना घर बनाने के लिए, तुम बना ही नहीं सकते व्हाइट मार्बल से। इट इज सच एन एक्सपेंसिव मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल। भले ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पर तुम यूज नहीं कर सकते ना, इतना एक्सपेंसिव है वो, बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसका ज्यादा आएगा। ठीक है। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल यू आर यूजिंग, नॉट ऑन द कंस्ट्रक्शन टेक्निक। एंड सेकेंडली, हाँ हम बैंक वगैरह या जो भी तुमने बोला जेल या जो भी है वो आप बना सकते हो। पर यूजुअली क्या होता है ना, अब जैसे अनिल है, अनिल को अपना घर बनाना है। ठीक है। एक प्लॉट है, अनिल ने अपना घर बनाया, अभी तो उसको एक ही फ्लोर का घर बनाना है। तो अनिल बोलेगा कि यार मेरे को तो एक ही फ्लोर का घर बनाना है, तो मैं ब्रिक्स ही यूज कर लेता हूँ और बढ़िया सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि आरसीसी तो महंगी होती है, ब्रिक्स सस्ते होते हैं, बढ़िया मेरा घर बन जाएगा, मेरे को लोड बेयरिंग बना लेती हूँ, बना लेता हूँ। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मैंने बना लिया एक फ्लोर का। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, एक फ्लोर का ये छोटा सा है, आप बना सकते हो। लेकिन अभी अनिल रहता है अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ रहता है। ठीक है। अब हो गई अनिल की शादी कल को, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई अब मेरे को दूसरा फ्लोर चाहिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा इस जगह पे एक ही फ्लोर पे सबके साथ। तो अनिल को अब दूसरा फ्लोर बनाना है। ठीक है। फिर अनिल के बच्चे, उनकी भी शादी होने वाली है, अब वो बोलेंगे भाई हम अलग से और एक फ्लोर बनाएंगे। तो जो नॉर्मल प्लॉट्स वगैरह होते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो एक मतलब उनकी एक वो होती है
कि वो आगे हाइट उनकी बढ़ सकती है या और फ्लोर्स बन सकते हैं। तो ये थोड़ी ना होता है कि भाई नहीं पूरा फाउंडेशन ही दूसरा डालेंगे या फिर पूरा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन उसी हिसाब से ले किया जाता है और स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया जाता है कि आप उसको इंक्रीज कर सको नंबर ऑफ फ्लोर्स को इन फ्यूचर, ठीक है। तो लोड बेरिंग में इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर भी नहीं बनते, ये भी आरसीसी का ही बनेगा क्योंकि इसको हम एक्सपैंडेबल सोच के ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो किसी गार्ड रूम की, ठीक है, या किसी पब्लिक वॉशरूम की जो छोटा सा बना रहता है ऐसे सड़क पे, है ना, तो वो लोग भाई अब गार्ड रूम तो फ्लोर बनाएंगे नहीं, अपना छोटा सा रूम है, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। तो इस जगहों पे आप अपना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए, बिकॉज आप जब ब्रिक्स का यूज करोगे, ब्रिक्स इज अ वेरी चीप मटेरियल, okay, so if you are using bricks to make any structure, it is going to cost you less. तो अगर आपको गार्ड रूम बनाना है तो आप कंसिडर कर सकते हो to make it in a load bearing manner. Alright guys, now that you have watched this live session, अब आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। पर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है, इसको बहुत ही अच्छे से हमने समझा है, तो क्या इतना इम्पॉर्टेंट है आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इसको पढ़ना, और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड, राइट। सो लेट मी शो यू दैट किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट ईयर का पेपर आपको दिखाती हूँ एग्जामिनेशन का। So this is the last year paper of 2023 नाटा एग्जामिनेशन। जे में भी सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा है कि IIM अहमदाबाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आंसर इज लोड बेयरिंग, जो हमने पढ़ा है उसी का टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है, पर बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए अगर आपने लोड बेयरिंग का सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ के डेफिनेशन लर्न किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। That is why I like to explain all the concepts to my students, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी दिमाग लगाने वाला आए, आपको प्रॉब्लम ना आए उसे करने में। और अगर आप एक बार लाइव क्लास अटेंड करते हो हमारी, तो आपको एग्जाम तक उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा। बस एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, और आप एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक करके आने वाले हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो वॉल है वो पूरा ब्रिक का बना हुआ है, देयर इज नो आरसीसी कॉलम और स्लैब और बीम विच इज विजिबल, पूरा ब्रिक वॉल ही पूरा विजिबल है। दैट इज वाई दिस इज अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सिर्फ 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग ज्यादातर नजर आ रही है, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो सब रिजेंबल कर रहा है फ्रॉम अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। दैट इज वाई द आंसर इज ए। अदर देन दैट, अगर आपने फ्रेम पढ़ा है, रिटेनिंग पढ़ा है, तो आपको ये सारी टर्म्स का भी मीनिंग पता होगा और आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ए है, बिना कुछ दिमाग भी लगाए एग्जामिनेशन में। पर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन। इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी easy, but as I told you that live classes is only स्टेज 1। ऐसा नहीं है भैया कि तुमने लाइव क्लास अटेंड किया और सीधा का सीधा तुम बढ़िया एग्जामिनेशन में मार्क्स ले आओगे। आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि रिविजन, एक्टिविटीज़, लर्न करने पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, उसमें 70-80% तो वैसे ही आप लर्न कर लोगे अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक फाइनल रिविजन, फाइनल लर्न करना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, दैट आफ्टर यू अटेंड द लाइव क्लासेस वी विल गिव यू complete e-books that whatever you have studied in the live class वो आपको हम e-book फॉर्मेट में देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है लोड बेयरिंग के ऊपर, यू नो, ऑल दी पॉइंट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर एक्चुअली, ठीक है, कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं लोड बेयरिंग के लिए, वो सब हमने ई-बुक में दिया हुआ है। इससे आप आराम से रिविजन कर सकते हो, पॉइंट वाइज दिया है। वी डोंट राइट पैराग्राफ्स इन आवर ई-बुक्स, इट इज़ ऑल पॉइंट वाइज, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड और टू द पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज की एग्जामिनेशन से पहले आप एक बार इसको रिविजन कर लो, क्लास के बाद आप रिविजन कर लो इसका, ठीक है। आफ्टर यू डू द रिविजन, द थर्ड स्टेज कम्स ऑफ द टॉपिक बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका टॉपिक बेस्ड टेस्ट है इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर टॉपिक का। तो अगर आप इसको देखो तो ये सिर्फ थोड़ा सा 10 मिनट का टेस्ट होता है गाइज, ठीक है।
So if I just show you, so see the time limit is over here, time limit is just 10 minutes. इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है आपके पास, और बस आपको अगेन सिमिलर क्वेश्चन हमने दे रखे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्स और स्लैब दिख रहा है. दैट मीन्स दैट दिस इज द लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन. कोई भी कॉलम या आरसीसी का बीम इसमें आपको नहीं दिख रहा है. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. इसी तरीके से हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू स्टडी इन द क्लासेस. ठीक है. नाउ वंस यू आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, आप जैसे ही टेस्ट को सबमिट करोगे तभी आपको पूरा का पूरा करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स जो भी हैं वो सब विजिबल हो जाएगा एंड यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है. तो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेज प्रिपरेशन का. तो पहले आपने लाइव क्लास की, फिर आपने ई बुक को रिवाइज किया, फिर आपने टेस्ट दिया. 3 चीज़ें हो गई. सिमिलरली जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में सिलेबस का, तो सी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर, हर टॉपिक पे ई बुक है और हर टॉपिक पे टेस्ट भी है. टॉपिक टेस्ट भी है 10-15 मिनट का. ठीक है. आर्किटेक्चरल टर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ गया आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, फेमस आर्किटेक्ट्स. इट्स अ ह्यूज स्टडी मटेरियल दैट वी हैव एंड अगेन इट इज़ कस्टमाइज, इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल. 3 से 4 साल हमें लगे हैं इस स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करने में. तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल. और इसलिए ये कमेंट मत करना कि ये कहाँ से मिलेगा स्टडी मटेरियल. ये हमारे कोर्स में ही इंक्लूडेड होता है. हम इसको आपको देंगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टीचिंग प्रोसेस. ठीक है. तो सारे टॉपिक्स पे, रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे आपको मिलेंगे. ठीक है. फिर अगेन टेस्ट वगैरह है, बहुत सारे टेस्ट हैं, ये सब आप देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद आपको मॉक टेस्ट इज द लास्ट स्टेज. मॉक टेस्ट विल बी जस्ट लाइक द एग्जामिनेशन. जैसा एग्जामिनेशन आता है ना बिल्कुल वैसा मॉक टेस्ट रहेगा आपका. इसमें आप देख सकते हो कि वंस यू क्लिक ऑन टेक द क्विज, उसके बाद आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट विजिबल होगा. 125 क्वेश्चंस आर देयर ओवर हियर यू कैन सी एंड 3 घंटे का टाइम लिमिट है. बिल्कुल नाटक एग्जामिनेशन जैसा. सिमिलरली हमारे जेई के भी मॉक टेस्ट है एंड जैसे ही आप सबमिट क्विज करोगे आपको सारे करेक्ट आंसर्स तो विजिबल होंगे ही होंगे, बट सारे करेक्ट आंसर्स के सॉल्यूशंस भी विजिबल होंगे. सो मॉक टेस्ट आर अ वेरी गुड वे टू लाइक अंडरस्टैंड दैट आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंचा है. एंड ट्रस्ट मी एवरी ईयर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर करते हैं ना वही वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में भी स्कोर करते हैं. तो पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आप क्या स्कोर करने वाले हो. दीज मॉक टेस्ट आर दैट एक्यूरेट एंड ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड बाय आर्किटेक्ट्स. एक्चुअली हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे आर्किटेक्ट्स ही हैं एक्सेप्ट फॉर द मैथ्स पार्ट. बाकी सब आप आर्किटेक्ट से ही पढ़ोगे फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो दैट इज व्हाई वी आर डेफिनेटली द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस प्रिपरेशन इन ऑल ओवर इंडिया. एंड हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम खोलते भी नहीं, खोल सकते भी है तो भी नहीं खोलते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ सो कन्वीनियंट. आप स्कूल ख़त्म करो, ट्यूशन ख़त्म करो, आवर क्लासेज आर हेल्ड बिटवीन 8 PM to 10 PM. आपको 2 घंटे बस लैपटॉप के सामने बैठना है, क्लास को अटेंड करना है. ई बुक्स आपके पास हैं, टेस्ट आपके पास है, मॉक टेस्ट आपके पास है. कहीं नहीं जा रही यार आपकी प्रिपरेशन. फिर तो आप बनने वाले हो टॉपर, क्योंकि दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट. आपको फिजिकल एक्सर्शन नहीं होने वाला है, कभी रेडी होकर नहीं जाना. तबीयत भी खराब है फिर भी आराम से लेट के देख लो क्लास को. तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है. पर फिर भी हो सकता है ना कि आपकी तबीयत ठीक ना हो या आपको कहीं जाना हो या किसी भी रीज़न की वजह से यू मिस द लाइव क्लास. तब फिर क्या करोगे, बिकॉज लाइव क्लास तो मेन चीज़ है. तो इसीलिए वी ऑल्सो प्रोवाइड स्टडी मटेरियल. तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, बट वी ऑल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी क्लासेज ऑन आवर LMS प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, अभी इसको लोड होने दो, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स टॉपिक वाइज अगेन हम अपडेट करते हैं, टॉपिक वाइज एंड डेट वाइज. तो आप देख सकते हो कि ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपडेटेड हैं. और अगर आपकी कोई क्लास छूट गई तो आप आराम से अपनी क्लास को रिवाइज कर सकते हो इस तरीके से ओपन करके. ये कनेक्टेड है यूट्यूब से. ऑब्वियसली दीज वीडियोज आर नॉट अगेन फ्रीली अवेलेबल. ये हमारी रिविजन के लिए है और यूट्यूब से कनेक्टेड है, तो उसको प्ले करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो कोई क्लास अगर आपकी मिस भी हुई तो आप आराम से
इसको रिकॉर्डिंग को देख लो, या फिर रिवीजन करना है तो भी फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी क्लासेस यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो गई, टाइमिंग्स का इशू सॉर्ट हो गया, लेट इवनिंग में होगा। ऑब्वियसली लास्ट जो आपका वीक होगा एग्जामिनेशन का, उसमें हम 5 to 6 आवर्स की क्लासेस देते हैं। आपका बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी हमारी 5 to 6 आवर्स की क्लासेस चलती हैं जब नाटा एग्जामिनेशन पास आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, जो भी उनका कन्वीनियंस है, जैसे भी उनकी अवेलेबिलिटी है, उनके हिसाब से हम टाइमिंग्स को इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। हम पैसे इस चीज़ के चार्ज नहीं करते हैं कि हम 2 घंटे की क्लास देंगे आपको दिन में, या 2 घंटे की ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। चाहे 2 घंटे की क्लास देनी हो या चाहे 10 घंटे की क्लास देनी हो, क्लास तो देखो मिनिमम तो होगी 2 घंटे की, पर चाहे 10 घंटे की भी देनी हो डेली, तब भी हम देते हैं, पहले भी दिया और अब भी देंगे, क्योंकि आपके प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जो हमारे टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इन द टेस्ट एंड मॉक टेस्ट वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की रिव्यू वीडियो डाल रही हूँ, स्टूडेंट्स की जो है अभी 2023 बैच के जो टॉपर्स हैं उनकी ही रिव्यू वीडियो है। आप एक बार इस वीडियो को देखो, आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हमारे टेस्ट भी और मॉक टेस्ट भी। ऑब्वियसली लाइव क्लासेस तो पहली चीज़ है ही, पर टेस्ट मॉक टेस्ट भी इक्वली important होते हैं for you to become the next topper. Hi everyone, I am Yash Asodekar and I have scored 99.66 percentile in my JEBR examination. I am Ishita Garg. I am a student of SSAC Institute. I have scored 99.99 percentile in my JEBR Session 1 2023. Hello there, my name is Nandini Singhal and I have been a student of SSAC Institute. To tell you, this is not any other ordinary setup. There's a whole team working on it. Everything about this institute, the study material, the mock test, the to-the-point content is just awesome. Also, some questions were very predictable and those teachers gave me those questions which I made mistakes in tests, and the same question by luck was there in JEBR examination. Literally, I would find the same questions which were there in the mock test as it is in the examination. 2023 session 1, I found that some of the theory questions were repeated from the tests that I have given. मैम थैंक यू, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है, बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है, तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। तो एक रिसोर्स मिला, वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत नॉर्मल अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिला, तो उसी से हो पाया, और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक। सो गाइज, वीडियो को सम अप करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेज आपका होगा अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। हम क्लियर करवाते हैं थ्रू आवर लाइव क्लासेस। इसमें आपको टॉपिक पे इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी मिल जाएगी कि 70% पार्ट तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। सेकेंडली, यू हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स फ्रॉम आवर ई बुक्स। आप ई बुक से इसका रिविजन करो, ई बुक से फाइनल आप चीज़ों को लर्न करो, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ। इसके बाद आपका टेस्ट देना, टॉपिक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले हो। आपको ऐसा समझ आएगा कि क्वेश्चन अगर कुछ डिफरेंट आए, सोचने वाले आए, जैसे मैंने आपको लोड बेयरिंग का क्वेश्चन दिखाया था, तो वो कैसे अटेम्प्ट करना और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो IIM वाला क्वेश्चन था और जो हमारा टॉपिक बेस्ड टेस्ट था जिसमें लोड बेयरिंग के ऊपर एक इमेज दी गई थी, वो कितने सिमिलर क्वेश्चंस थे यार। अगर किसी ने करा हो हमारा टेस्ट तो उसको वो IIM वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हो ही जाएगा ना एग्जाम में। दैट इज वाई सिमिलर क्वेश्चंस ही हम बनाते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एंड लास्टली इज मॉक टेस्ट। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो मैं अपनी ही कोचिंग का बता रही हूँ भाई, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फ्री का कुछ बताओ कि कैसे हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यार स्ट्रैटेजी आपकी सेम ही होने वाली है। कौन से वीक में कौन सा टॉपिक करना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि आज आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर करना है, या फिर आज आपको स्टेयरकेस करना है टॉपिक, या फिर आज आपको ब्रिक्स पढ़ना है, तो फिर यार आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, फिर आपको ई बुक से लर्न करना है, टॉपिक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देना है, ये तो करना ही है आपको। चाहे SSAC से करो चाहे कहीं और से करो। अगर आपके पास कोई सेल्फ स्टडी करने के लिए नहीं है तो फिर आप अपना खुद से बनाओ ई बुक वगैरह, खुद से समझो टॉपिक्स को। यूट्यूब पे तो कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है,
तो कहाँ से करोगे यार, मुझे खुद नहीं पता कि आप कहाँ से कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कम ही लोगों को पता होता है, काफ़ी कम ही आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि आप ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कहाँ से करोगे। ई बुक्स वगैरह भी अवेलेबल कुछ भी नहीं है, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, क्योंकि चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझना पड़ता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट। और ऑफ कोर्स यार, अगर कोई ऐसा तरीका होता जो मैं आपको बता पाती थ्रू द वीडियोस तो मैं आपको ज़रूर बताती, पर ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो मैं आपको वही बता सकती हूँ जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने सेल्फ स्टडी करके टॉपर बना होगा तो वही आपको बता सकता है कि उसने क्या किया है। बट जो ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है जिससे 100% अगर तुम फॉलो करोगे तो टॉपर बनोगे, वो यही तरीका होता है। ठीक है, अभी भी मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लो या कुछ ऐसा। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड बुक अ फ्री डेमो क्लास, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत छोटी है comparison to our classes and the clarity you will get there। तीन दिन की हमारी होती है डेमो क्लासेस। 3 दिन में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से आप टॉपर बन सकते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है, अलग अलग पार्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस मिलेगा। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड यू कैन बुक अ फ्री डेमो क्लास फ्रॉम आवर वेबसाइट। और फिर आप अगर आपको अच्छा लगता है और लगता है कि येस इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम द नेक्स्ट टॉपर, तो आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर सही से डालना, बिकॉज आपके व्हाट्सएप पे ही आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड यू कैन बुक इट फ्रॉम आवर वेबसाइट डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आपको रिजल्ट्स वगैरह देखने हैं तो डिटेल्ड रिजल्ट्स भी हमने डाले हुए हैं फॉर JBR एग्जामिनेशन एंड फॉर नाटा एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट ईयर। तो सारे बच्चों का एक्चुअली जितना परसेंटाइल आया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सबके रिजल्ट हमने डाले हुए हैं, देखो डिटेल में टेबल बना के, तो आप चेकआउट कर सकते हो। 1/3 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली टॉपर बने थे लास्ट ईयर। तो रिजल्ट्स तो हमारे बहुत अच्छे रहे हैं और इस साल भी बहुत अच्छे जाएंगे ही जाएंगे। तो यही था गाइज आज के वीडियो के लिए। आई होप कि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।